वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल रविनारा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एनपीओ का पार्ट 5। 4 पार्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। एनपीओ का जो बेसिक पार्ट है वो पूरा कवर हो चुका है। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। हमारा एनपीओ का लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसमें हमें पढ़ना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देख लेते हैं आज का हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है। तो एक तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़नी है और हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमें ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न टू एसरटेन सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। देखिए, जो ट्रेडिंग कंसर्न वाली कंपनीज होती हैं वो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। वहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। जैसे कि आपका एनपीओ है जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है कि अगर इनकम आपकी ज़्यादा है और खर्चे आपके कम हैं तो वो सरप्लस कहलाता है, जैसे हम प्रॉफिट बोलते थे अपने ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर। It is prepared as a part of final account of non-trading concern and equivalent to the profit and loss account prepared by the for-profit business enterprises। ये आपका फाइनल अकाउंट का ही पार्ट है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, सेम उसी तरीके से आपको अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर। और यहाँ पे आपको एक्रूअल कंसेप्ट ही फॉलो करना है, ठीक है, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर किया था। अगर फीचर्स की बात करूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो सबसे पहला फीचर है नो ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे कोई भी ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती। ओपनिंग बैलेंस की ज़रूरत क्या नहीं है कि आपकी जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर होंगे वो हर साल, मतलब जैसे ये साल स्टार्ट हुआ है तो इस साल के खर्चे इस साल ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, आप उनको बुक कर लेंगे। अगले साल के खर्चे अगले साल की बैलेंस शीट में आएंगे, तो इसमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। दूसरा, आपको एक्यूरल बेसिस कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अपनी जितनी भी एक्सपेंसेस, जितनी भी इनकम्स आपको नोट डाउन करनी है, जो लिखनी है, बुक करनी है, वो आपको एक्यूरल बेसिस के हिसाब से करनी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करना है, ना प्रीवियस ईयर की, ना आगे के सालों की आपको ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट है हमारा ये जो बनता है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बेस रख के बनता है। इसका मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे वो सारी ट्रांजेक्शन्स आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से मिलेंगी। यहाँ पे आपको जो नॉन कैश आइटम्स हैं उनकी भी ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन्स भी हम करेंगे। और लास्ट है हमारा नो कैपिटल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे कोई भी कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं होगी। जितनी भी कैपिटल ट्रांजेक्शन होगी उनका ट्रीटमेंट वही है जो आपने क्लास 11th में किया था। नेक्स्ट है आपका कुछ टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको ये टर्म्स पहले भी पढ़ाई हैं, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी और एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। इसका मतलब ऐसा खर्चा जो आपकी कैपिटल को कम करे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। और ये जो खर्चे होते हैं ये एक से ज़्यादा सालों के लिए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बताऊँ, आपने कोई मशीन खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, तो ये सारे खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसका मतलब जो आपकी बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स ऐड होती है, अगर वहाँ पे कोई एसेट्स आ रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट टर्म है हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो हम कमा रहे हैं, जो हम इनकम कर रहे हैं, अगर वो इनकम खर्च हो, रिवेन्यू एक्सपेंड हो जाए, एक्सपेंडिचर हो जाए, तो उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाएगा। वो रिवेन्यू अगर कम हो जाए तो ऐसे खर्चे जो हमारी इनकम को कम करें, हमारे प्रॉफिट को कम करें, वो हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कि आपने अपने स्टाफ को सैलरी दे दी, आपने रेंट पे कर दिया, आपने टेलीफोन का बिल पे कर दिया, तो ये सारे के सारे खर्चे आपके क्या हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। सेम इसी तरीके से एनपीओ के अंदर भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, वो भी अपने स्टाफ को सैलरी पे करते हैं, जो रेंट होती है उसको पे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी एनपीओ के अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती हैं। अब बात आती है रिसिप्ट की। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसी तरीके से कैपिटल रिसिप्ट भी होती है। आपको ऐसा पैसा मिल सकता है जिससे आपकी कैपिटल बढ़ जाए। इसके लिए एक मैंने आपको टर्म बताई थी, लाइफ मेंबरशिप फीस। जो मेंबर लाइफ में एक बार देते हैं उसको लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं। अगर वो आपको रिसीव हो रही है तो वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट है। उससे आपका क्या होगा, आपको जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉर्पस डोनेशन हो सकती है, जिसको हम जनरल डोनेशन भी बोलते हैं।
इसके अलावा आपकी बिल्डिंग फंड है, मैच फंड है, या कोई आपको फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड आउट करने की वजह से अगर कोई पैसा मिल जाता है, अर्निंग हो जाती है, तो वो भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। लास्ट है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है कि ऐसी रिसिप्ट जो हमारे इनकम को बढ़ाए वो हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। जैसे कि आपको एंट्रेंस फीस मिल जाए, सब्सक्रिप्शन मिल जाए, ठीक है, रेंट रिसीव हो जाए, तो ये सारी की सारी क्या है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, जब भी कैपिटल की बात होगी एसेट्स में फिक्स्ड एसेट साइड अगर बढ़ रही है तो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर एसेट्स बढ़ती है तो क्योंकि आप परचेज करोगे, और अगर एसेट्स घटती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि सोल्ड आउट करने के बाद आपको अर्निंग होगी, तो वो अर्निंग आपकी कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करूँ तो जब भी रिवेन्यू की बात आएगी आप जाएंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, और अगर वहाँ पे आपका रिवेन्यू बढ़ रहा है तो वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, और अगर आपका रिवेन्यू घट रहा है तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये चारों टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई हैं तो फॉर्मेट में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन के ऊपर है। रिवेन्यू पेमेंट आपको लिखनी है एक्सपेंडिचर साइड। आप जैसे लिखते थे ना अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें आता था पर्टिकुलर अमाउंट, तो यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट लिखना है, ठीक है। साइड सेम वही है, वहाँ पे भी आप टू साइड अपने खर्चे लिखते थे और बाय साइड इनकम लिखते थे, यहाँ पे भी आपको टू साइड खर्चे लिखने हैं और बाय साइड इनकम लिखनी है। तो रिवेन्यू पेमेंट्स आपकी आ सकती हैं। आउटस्टैंडिंग और एडवांस का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जैसे आपका रेंट में मैंने एक बताया हुआ है, अगर आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो लेस हो जाएगा और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का अगर एडवांस है तो वो ऐड होगा और करंट ईयर का एडवांस है तो वो लेस हो जाएगा। ये चारों टर्म्स आपको याद रखनी है। ये टर्म्स किसी में भी हो सकती हैं, सैलरी में, इंश्योरेंस में, ठीक है, ये किसी भी पॉइंट में आ सकती हैं। तो रिवेन्यू पेमेंट्स आपकी हो सकती हैं और जितनी भी पेमेंट होंगी वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और रिवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है वो आपकी इनकम कहलाएगी। इसके बाद आते हैं आपके जो भी टोटल होगा वो टोटल आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी बात हम नहीं करते, ठीक है। तो टोटल कर लेना है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस होगा, और आपका इनकम एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो डेफिसिट कहलाएगा। ये आएगा आपका बाय साइड। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए थोड़े से डिफरेंसेस हैं, कुछ डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला है मीनिंग, ए अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर फाइंडिंग द एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, वो होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहाँ पे आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करते हैं। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसको प्रिपेयर करते हैं आपके एनपीओ, जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज। इट्स मीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे कौन, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वाले, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ट्रेडिंग कंसर्न वाले। नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट बैलेंस। अगर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आता है तो उसको हम सरप्लस बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसको नेट प्रॉफिट बोला जाता था। डेबिट बैलेंस की अगर बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको डेफिसिट बोलते हैं, डेफिशिएंसी या डेफिसिट आप कुछ भी बोल सकते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में उसको बोला जाता था नेट लॉस। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूँ तो जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, जबकि आपके जो प्रॉफिट करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, वो आपकी बनाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट है आपका ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था वो चला जाता था कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो सेम इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका जो सरप्लस और डेफिसिट आएगा उसको ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल फंड के अंदर। तो देखिए कितना ईजी से दोनों का डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है, ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें रियल होती हैं क्योंकि कैश की बात वहाँ पे होती है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर इन दोनों की बात होगी। नेक्स्ट आता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक की समरी होती है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करते हैं।
ओपनिंग बैलेंस की अगर बात करूं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, जबकि कैश और जो बैंक होते हैं उनका बैलेंसेस आपको मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, उसी को हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। क्लोजिंग बैलेंस की बात करूं तो जो भी कैश और बैंक का बैलेंस बचेगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा, जबकि यहाँ पर कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, होगा तो सिर्फ सरप्लस और डेफिसिट। नॉन कैश आइटम की बात करूँ तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनको हम रिकॉर्ड नहीं करते, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉन कैश आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। और नॉन कैश आइटम में आपको पता है जैसे कि डेप्रिशिएशन और बैड डेब्ट्स। नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड रिवेन्यू या कैपिटल, तो जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये कैपिटल और रिवेन्यू दोनों टाइप के नेचर के जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होते हैं उनको रिकॉर्ड करता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आइटम्स को ही रिकॉर्ड करता है। अगर पीरियड की बात करें तो करंट पीरियड, प्रीवियस ईयर या सब्सिक्वेंट पीरियड जो भी आपका रहा है, ठीक है, जो भी कैश को इफेक्ट करेगा उसकी सारी ट्रांजेक्शन्स आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आएंगी, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम करंट ईयर की ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। ट्रीटिंग ऑफ क्लोजिंग बैलेंस की अगर बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्लोजिंग बैलेंस को फॉरवर्ड कर देते हैं अगले नेक्स्ट पीरियड के लिए, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, ठीक है, और जो बैलेंस क्लोजिंग आता है उसको हम बोलते हैं आपका सरप्लस या फिर डेफिसिट, और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल फंड के अंदर। अगर डेबिट साइड के आइटम की बात करें तो जितने भी सम आपका रिसीव होगा वो डेबिट साइड आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड होती है एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड की अगर बात करें तो जितनी भी पेमेंट्स आप करते हैं वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाई देंगी, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आती हैं आपकी इनकम्स। तो उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, उन प्रैक्टिकल्स को देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि जब मैं आपको इसका सोल्यूशन कराऊं तो आपके पास ये क्वेश्चन पहले से हो और आप सारी ट्रांजेक्शन्स को इजीली फाइंड आउट कर सकें कि मैं कहाँ से क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहली एंट्री है आपकी फीस की, तो फीस आपको रिसीव हुई है 3,80,000, ठीक है, और इसमें आउटस्टैंडिंग है अभी भी 10,000 रुपीज़ की। जो आपकी फ़ीस है वो 10,000 रुपये की अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसको ऐड कर लेंगे और जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था उसको हम लेस कर देंगे जो कि 80,000 रुपीज़ है। तो करंट जो हमारे पास अब एक्चुअल में फ़ीस है वो है 3,10,000। सैलरी हमारी 28,000 थी, एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपीज़, वो ऐड हो जाएगा, और बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग था 3,000 ये हम लेस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका आता है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस जो कि अमाउंट 3,000 है, टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000, मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,000, बुक एंड पीरियोडिकल्स 29,000। देखिए इस पर जो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ पे आपका एडजस्टमेंट होती है ना उस पर आप टिक लगा लीजिए, तो आपको पता होगा कौन सी अमाउंट आपको अंदर लिखनी है और कौन सी अमाउंट आपको बाहर लिखनी है। जिस भी एंट्री के ऊपर आपकी एडजस्टमेंट है वो आपको अंदर लिखनी है और जो फाइनल अमाउंट होगी वही अमाउंट के कॉलम में आपको लिखना है। इसलिए मैंने पीरियोडिकल्स में देखिए अंदर लिखे हुए हैं, सैलरी अंदर लिखी हुई है, फीस अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो पीरियोडिकल्स जो हैं वो 29,000 के थे और इसमें आपने परचेज करी है बुक्स। इसका मतलब ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एसेट्स का पार्ट है, तो इसको यहाँ से हम लेस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रेंट, तो रेंट आपका आ जाएगा, और पोस्टेज एंड टेलीफोन है 15,000 ये आ जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये खर्चा है 4,000 का ये आ जाएगा। आपको डोनेशन रिसीव हुई है तो ये आएगी इनकम साइड, बाय साइड हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और जो भी आपका अमाउंट है वो आपका अमाउंट आ जाएगा। इस सब को बैलेंस करने के बाद आपको टोटल करना है, ठीक है। पहले आप करेंगे इनकम साइड को टोटल जो कि 3,30,000 आ रही है, देन फिर एक्सपेंडिचर साइड में ये सेम बैलेंस लिखा जाएगा, और एक्सपेंडिचर साइड का पूरा टोटल करने के बाद इस 3,30,000 में से आप उसको डिडक्ट कर देंगे, तो जो आपका बैलेंस बचेगा वो होगा 2,26,000 जिसको हम बोलते हैं सरप्लस, और यही हमारी बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट को देख लेते हैं। वैसे तो आपको बहुत अच्छे से याद है, बैलेंस शीट में 2 ही टर्म्स होती हैं आपकी, एसेट्स और लायबिलिटी। और लायबिलिटी में आपको 2 चीज़ें याद रखनी होती हैं, एक होता है कैपिटल और एक होती है लायबिलिटीज़, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो स्टेटमेंट है जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा एक पर्टिकुलर डेट के लिए। इसमें आपको आपकी एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज़, आपका कैपिटल फंड मिलेगा और आप इसको प्रिपेयर करेंगे सेम ऐसे ही जैसे आपने 11th के अंदर अपनी बैलेंस शीट बनाई थी। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बाद आप इस बैलेंस शीट को बनाते थे क्लास 11th के अंदर। यहाँ पे आपको ये बनानी है आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी सरप्लस और डेफिसिट आपका आएगा वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल फंड के अंदर। सरप्लस होगा तो ऐड होगा और डेफिसिट होगा तो वो लेस हो जाएगा। कैपिटल फंड निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने नीचे की तरफ दिया है, आपको अपनी टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज़ को डिडक्ट कर देना है, तो वो आपकी कैपिटल एसेट्स को बता देगा। अब देखिए छोटा सा यहाँ पे ना एक छोटा सा चेंज है। जो आपका बिजनेस कंसर्न वाला था, जो आपका 11th में आपने बैलेंस शीट बनाई थी, वहाँ बनाते थे आप एक बैलेंस शीट, बट यहाँ पे आपको 2 बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो 2 बैलेंस शीट जब बनेंगी तो उनको आपको नाम देना पड़ेगा। तो नाम क्या होगा, एक तो होती है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होती है आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जान लेते हैं ये ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट होती क्या है। देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट वो बैलेंस शीट होती है जो आपको साल शुरू होने के टाइम पे बनानी है। जब आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा ना, तो उस टाइम पे वो आपको बनानी है। और ये इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको आपका कैपिटल फंड जो है ओपनिंग में वो पता लग जाए, क्योंकि आपको ओपनिंग में जो कैपिटल फंड है वो हर बार फाइंड आउट करना पड़ सकता है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको पहले से ही निकला हुआ मिल जाएगा, बट ज़्यादातर आपको ये क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर वही है जैसे आप अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, सेम ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन होंगे, वो सारे आपको फॉर्मेट में रखने हैं और रखने के बाद आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो होती है वो सेम ऐसी बननी है एट द एंड ऑफ द ईयर जो आप अभी तक बनाते हुए आए हैं। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूं, जब बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो वो ध्यान में आपको रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं जरा वो देख लीजिए। एक तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है आपके उनका ध्यान रखना है। दूसरा आपको अपनी स्पेशल रिसिप्ट्स का ध्यान रखना है, एसेट्स का और लायबिलिटीज़ का ध्यान रखना है, लोन एंड एडवांसेस का ध्यान रखना है, और इन लास्ट आपको ध्यान रखना है अपने सरप्लस और डेफिसिट का। ये वो आइटम्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए ही अपनी बैलेंस शीट को बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पे है। ओपनिंग बैलेंस शीट का सेम वही फॉर्मेट है जो अभी तक आप बनाते हुए आए हैं। देखिए लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और एसेट साइड लिखा हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमेशा आपको पहले अपनी एसेट साइड टोटल करनी है, फिर लायबिलिटी साइड में से उसको माइनस कर देना है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वही आपके कैपिटल फंड का अमाउंट होगा। ठीक है, एक तो आपको ये काम करना है, और दूसरा आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है सेम वैसे ही जैसे अभी तक आप बनाते हुए आए हैं। तो ये वो फॉर्मेट है क्लोजिंग बैलेंस शीट का जो कि आपकी स्क्रीन पे इस टाइम आ रहा है। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको याद करना है। लायबिलिटी साइड देखिए, सबसे पहले कैपिटल फंड दिया हुआ है जिसको हम जनरल फंड या कॉर्पस फंड भी बोलते हैं, उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो सरप्लस और डेफिसिट निकल के आएगा वो आपको ऐड ऑन कर लेना है, या डेफिसिट है तो लेस कर देना है, उसकी अमाउंट बाहर चली जाएगी। इसके अलावा आपको बिल्डिंग फंड मिल सकता है। ठीक है, जो हम स्पेशल फंड जिनको बोलते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो आ जाएगा और उसमें डोनेशन और जो भी इनकम होगी वो ऐड हो जाएगी, एक्सपेंस होगा तो वो लेस होकर वो बाहर चली जाएगी। इसी तरीके से ट्रीटमेंट करना है आपको अपने स्पोर्ट्स फंड का। और लास्ट में आती है आपकी करंट लायबिलिटीज जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, ये सारे आ जाएंगे। और आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है वो आपका आएगा लायबिलिटी साइड। एसेट साइड की अगर बात करूँ तो वहाँ पे आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। आप अगर कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं तो उसको एडिशन बोला जाएगा। एडिशन होने के बाद जो भी अमाउंट होगी आप उसमें डेप्रीशिएशन उस पर कैलकुलेट करेंगे, और डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद उसकी फाइनल अमाउंट के कॉलम में चली जाएगी। फर्नीचर के साथ भी सेम आपको यही ट्रीटमेंट करना है, उसकी परचेज भी हो सकती है, सेल्स भी हो सकती है, डेप्रीशिएशन भी लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। करंट एसेट्स में आपका एक तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट आता है, इन्वेस्टमेंट आती हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होंगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो सकता है। तो सेम वही बैलेंस शीट है जो आपने लास्ट ईयर करी है, थोड़े से आइटम्स पर नाम चेंज है जैसे कि सब्सक्रिप्शन आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर प्रैक्टिकल की बात करूं तो एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो एक 1 अप्रैल 2020 एसेट्स और लायबिलिटीज़ दी हुई है, हमें एसेट्स दी हुई है, लायबिलिटीज़ दी हुई है, और हमसे पूछा गया है कि ओपनिंग बैलेंस बताइए आप 1 अप्रैल 2020 को क्या होगा। तो इसका मतलब ये हमसे ओपनिंग बैलेंस शीट बनवाना चाहता है। तो चलिए बनाते हैं। एसेट्स को लिखिए, एसेट्स की साइड लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 65,000, कैश इन हैंड 25,000, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट 30,000, और लायबिलिटी में हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद आया है 3,20,000। 3,20,000 हमें अपनी लायबिलिटी साइड लिखना है, और अपनी जो लायबिलिटी साइड का टोटल है उसमें से ये माइनस कर देना है। अमाउंट आ रही है 2,95,000, जो कि हमारा कैपिटल फंड है। ये हमारी बैलेंस शीट फिगर ही है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं, आप मेरे को मेल कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते बोरियत हो जाती है, आप थोड़े बोर हो जाते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें देता हूँ, जिससे थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, और फेसबुक के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली क्लासेस में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, कुछ और अच्छे फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।